नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे गाइडलाइन के यू टर्न की, जिस पर पॉलिटिक्स हो रही है। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए कई प्रावधान वापस ले लिए हैं। सरकार इस फैसले को जनहित में उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्या सरकार ने ये प्रावधान लागू करने के पहले इन प्रावधानों पर विचार नहीं किया था? अगर प्रावधान वापस लेना जनहित में है, तो क्या सरकार ने जन विरोधी प्रावधान लागू किए थे? विपक्ष का यह सवाल लाजमी भी है। पहले बिजली बिल हाफ योजना और अब जमीन की गाइडलाइन पर सरकार को क्यों लेना पड़ा यू टर्न, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। विष्णुदेव साय सरकार ने अपने एक बड़े फैसले पर यू टर्न ले लिया है। ये फैसला जमीन की गाइडलाइन को लेकर है। सरकार ने हाल ही में कलेक्टर रेट में बदलाव किया था, जिसके बाद जमीन की दरों में 100% से लेकर 800% तक की बढ़ोतरी की गई थी। जमीन के कारोबारी इसके विरोध में सड़क पर उतर पड़े थे। विपक्ष मोर्चा खोले हुए था और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी इस फैसले के विरोध में आ गए थे। इस बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने गाइडलाइन बढ़ोतरी के कई बिंदुओं पर आदेश वापस ले लिए हैं। ये नए प्रावधान वापस। नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली समाप्त। नगर निगम क्षेत्र में 50, नपा में 37.5 और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से होगा मूल्यांकन। बहुमंजिला भवनों में सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा। अब बिल्टअप एरिया के आधार पर बहुमंजिला इमारतों में होगी बाजार मूल्य की गणना। बहुमंजिला भवनों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू। बेसमेंट और प्रथम तल पर 10, ऊपर की मंजिलों पर 20% की कमी के साथ होगा मूल्यांकन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि गाइडलाइन पर विभागीय मंथन जारी है। जरूरत पड़ने पर सरकार आगे भी पुनर्विचार करेगी। उन्होंने कहा कि नई दरों के सकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन यदि इससे जनता को असुविधा होगी तो सरकार राहत देने के उपायों पर विचार करेगी। देखिए, 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। वहीं कांग्रेस गाइडलाइन पर सरकार की यू टर्न पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि इस सरकार को जनता की पॉलिसी समझ में कभी नहीं आई कि ये पॉलिसी जनता के हित में है कि नहीं। अब जनता के विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा है। जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है। मैं सिर्फ राज्य के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ। बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर रेट बढ़ा दिए। आखिर जनता का विरोध के कारण 200 यूनिट तक माफ करना पड़ा और बढ़ी हुई गाइडलाइन दर बढ़ाना पूरे देश की जनता में आक्रोश है। मजबूरी है, वापस लेना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस सरकार की आदत सा बन चुकी है कि पहले थूक लो फिर उसको चाट लो। सरकार के 2 साल होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। रजत जयंती वर्ष पर सरकार को बिजली बिल हाफ के बाद नई गाइडलाइन पर भी यू टर्न लेना पड़ा। इसका असर आम आदमी पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से प्रोविंस मनहर के साथ शशिकांत वर्मा की रिपोर्ट। तो नई गाइडलाइन पर सरकार यू टर्न ले रही है, जिसका समर्थन दबे सुर में विपक्ष तो कर रहा है, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहा है। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत में शिल्पा जी आपसे ही करता हूँ। आपकी तरफ से जिस तरीके से कहा गया था, या यूं कहें आपके नेता भूपेश बघेल ने पहले भी कहा था सरकार को इसमें बैकफुट पर आना पड़ेगा, सरकार आई भी। बिजली बिल को लेकर भी यही कहा जा रहा था। जब आपकी तरफ से जो 400 यूनिट वाली योजना चलाई गई थी, उसको बंद करके सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए थे। वापस से सरकार उसी पर आ गई थी। अभी ये जो फैसला लिया गया है प्रतिशत वाला, इसको लेकर क्या कहेंगी आप? क्या ये जनता के हित में लिया गया है, जैसा कि आपके नेता दीपक बैज कह रहे हैं कि जनता ने विरोध किया
और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जी नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से इस सरकार की जो प्लानिंग है वो किसी को समझ में नहीं आ रही है ना। जनता के सामने उन्होंने सरकार ने कभी भी स्पष्ट विजन नहीं रखा है। सबसे पहले तो ऋषभ जी ये समझना जरूरी है कि इस सरकार का हर बड़ा फैसला जो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के फायदे और नुकसान से जुड़ा हुआ अहम फैसला है, वो फैसला बिना अध्ययन, बिना सर्वे, बिना विचार विमर्श और बिना ग्राउंड की रियलिटी जाने किया जा रहा है। मतलब सरकार जो है जनता से कोई वास्ता नहीं रख रही है, सिर्फ जनादेश मिल गया, फिर सरकार भूल गई। और जमीन की गाइडलाइन में तो वित्त मंत्री और सरकार एक बार फिर से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने पहले ही कहा था, जनता को तकलीफें हो रही है बिजली बिल की बढ़ोतरी से, उसे वापस लिया, यू टर्न लिया, जीएसटी में हो गया, कृषि कानून में हो गया। इस तरीके से केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें पहले फैसला थोप देती है और यू टर्न ले लेती है, और यू टर्न वाली सरकार हो गई है। और अभी तो दिखावा का यू टर्न लिया है। आज के आदेश से मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, दिखावा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो फैसला, जो संशोधन आप बता रहे हैं, वो संशोधन से सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो फैसला है वो खुली जमीन, प्लॉट, किसान के संबंध में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। उनको तो जमीन के जो बढ़े हुए रेट हैं वो वैसे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसा लागू कर दिया था। 100 से 800% की बढ़ोतरी की थी, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। और इसके चलते जो किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए जो मूल्य था अचानक 5 से 9 गुना बढ़ गया है, जैसा कि आपने भी देखा है। तो इस तरीके से भारी बोझ आम जनता के ऊपर पड़ गया है, उसका विरोध आम जनता कर रही है। तो दिखावे के लिए ये लोग इस तरीके की बातें जरूर कर रहे हैं। इसमें 3 ही संशोधन किए गए, और भी संशोधन होने चाहिए। मैं तो ये मांग करती हूँ, जो गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई है, आप खुद जानिए कि स्टाम्प शुल्क बढ़ता है उससे। एक मोटा मोटा उदाहरण बता रही हूँ, रजिस्ट्री महंगी हो जाती है मोटे तौर पे, तो मूल्य बढ़ जाते हैं। तो बोझ, आर्थिक बोझ किस पर पड़ रहा है? आम जनता पर पड़ रहा है ना। तो इसके लिए सरकार की क्या मंशा है, उसमें स्पष्ट तरीके से बात ही नहीं की। कुल मिला के सरकार पारदर्शिता से दूर भागना चाहती है। आपस में नेता एकजुट नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्वयं कहा है ये अव्यवहारिक फैसला है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एकजुट नहीं होने के कारण ये सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 पाए वो भी टूट चुके हैं इस सरकार की, और जनता भली भांति देख रही। आज चुनाव हो जाए ना ऋषभ जी, आज चुनाव हो जाए तो 4 सीट भी नहीं मिलेगी इनको। जनता इतनी परेशान है, जनता इतनी त्रस्त हो गई है इस सरकार से। ना विजन, ना प्लानिंग, ना केवल तानाशाही तरीके से आदेशों को थोप दिया जाता है। वो जो पुराना वैल्यूएशन वाला सिस्टम था, 70% वाला, 30% माइनस कर देने वाला, उस पर सरकार को चलना चाहिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस सरकार ने 30% छूट देकर रियल एस्टेट को बचाया था। किस समय में बचाया था ऋषभ जी? जब कोरोना आया था, इतनी महामारी आई थी, रियल एस्टेट सेक्टर नहीं गिरा था। मतलब राहत दी थी, कांग्रेस ने राहत दी थी, जनहितैषी कार्य किया था। हम तो वही चाह रहे हैं ना। कांग्रेस जिस प्रकार से जनहितैषी कार्य करती है, पक्ष में भी काम किया हमने, विपक्ष में भी जनता की आवाज को उठाने का मूल उद्देश्य यही है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है शिल्पा जी? क्योंकि देखिए, बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, अगर जनता ने भरोसा जताया तब तो ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी बनी है। तो जनता के हित में फैसले शायद ले रहे होंगे, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार कदम ब कदम इनकी बन गई। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? दिखावे की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर। ये मॉडल ही मुझे ट्रायल एंड एरर मॉडल लगता है कि प्रयोग करो, फिर उसको वापस ले लो, ट्राई करो, एरर करो। वो जो गेम खेलते हैं, इस तरीके का गेम खेल रहे हैं, ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये मजाक बना के रख दिए छत्तीसगढ़ का। चलिए ठीक है, वात्सल्य जी से बात करते हैं। वात्सल्य जी, आपकी सरकार एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है? पहले बिजली बिल वाला एक्सपेरिमेंट, उसके बाद अब ये जमीन वाला एक्सपेरिमेंट। किस बात को लेकर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? समस्या जनता को जा रही है। आपकी सरकार बनी थी इस दावे और वादे के साथ कि विकास का वो दौर लेकर आएंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, वो अपने सपनों का घर ले पाएगा। ऐसी दरों से सपनों का घर लेना संभव है? देखिए ऋषभ जी,
मैंने आपके भी चैनल को बोलते हुए सुना और माननीय दीपक बैज जी को भी बोलते हुए सुना कि हमारी जो सरकार है उन्होंने यू टर्न ले लिया है, मगर मैं शिल्पा जी की बात से पूरे तरीके से सहमत हूं कि कोई यू टर्न नहीं है। जो 3-4 अव्यवहारिक चीजें थी, शिल्पा जी ने कहा ना, ये यू टर्न नहीं है, 3-4 अव्यवहारिक चीजें हैं जिनमें हमने सुधार किया है। और ये माननीय ओपी चौधरी जी ने 29 तारीख को ही कहा था कि निश्चित तौर पर कुछ चीजें अव्यवहारिक है, उनमें सुधार किया जाएगा। देखिए, जब हम सुधार की बात करते हैं ऋषभ जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा लैंड रिफॉर्म है ये कितना व्यापक है। 1908 से जो नियम चले आ रहे थे, 1908 से, उनमें आज सुधार किया गया है। और ये जो हम गाइडलाइन रेट बात कर रहे हैं ना, ये पूरे जो लैंड रिफॉर्म है, जो आज माननीय, अगर आप ओपी चौधरी जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे, तो जो पूरे लैंड रिफॉर्म है उनका गाइडलाइन रेट एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे रिफॉर्म का। और जो ज्यादातर जो विरोध हुआ है वो गाइडलाइन रेट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये कितना बृहद है। आज छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा जमीनों के स्लैब के रेट्स हैं, 10,000 से ज्यादा। उन्हें रिड्यूस करके 700 के आसपास लाया गया है। तो निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया है तो कहीं कहीं कुछ पैचेस होंगे, कुछ जगह होंगे, कुछ बिल्डर्स होंगे, कुछ किसान होंगे जहां पर व्यवहारिक नहीं होगा। तो ये माननीय ओपी चौधरी ने 10 दिन पहले ही कह दिया था कि जहां पर भी अव्यवहारिक है तो वहां पर सुधार निश्चित तौर। भाई, इतना बड़ा रिफॉर्म है, मैं कहूंगा ऋषभ जी, आजादी के बाद का छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म है, जो एक बार में, अगर आप कहेंगे एकदम परफेक्ट आना चाहिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ज्यादती है। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और अभी भी अगर कुछ गुंजाइश है, कहीं और कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है, तो वो तो होगा ही। अब अगर सरकार सुधार कर रही है तो ये गलत कैसे हो गई? भाई, ये तो संवेदनशील सरकार है। भाई, हमें तो गर्व है इतना बड़ा रिफॉर्म लाने का। अगर किसी में हिम्मत थी तो वो हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार में थी। 117 साल के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म आया, बहुत बड़ा, जिसका एक छोटा सा हिस्सा लैंड रेट है, और उसके भी एक बहुत से छोटे से 97% जो प्रदेश की जनता है वो अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड। निश्चित तौर पर जो बहुत बड़े बिल्डर हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, या कुछ किसान हैं, कुछ एरियाज की मैं बात कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, जो गलत है, उनमें सुधार होना ही चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है, तो ये रिफॉर्म्स कोई भी बड़ा, देखिए, जब वात्सल्य जी रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, ये कैसा रिफॉर्म है, जरा हमारी जनता को समझाइएगा। वात्सल्य जी, ये रिफॉर्म के बारे में जरा हमारी जनता को समझाइएगा कि ये नई गाइडलाइन आती है और उसके बाद आपके ही सांसद इस बात को लेकर बातें करते हैं, सरकार को पत्र लिखते हैं कि सरकार को इस विषय में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चेंजेस की। देखिए, कोई भी नई योजना आती है उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, लेकिन ये बड़ी, अब चूंकि आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि 1900 के दशक के बाद अब रिफॉर्म आया था, तो क्या इसको बारीकी से जांचना पड़तालना नहीं चाहिए था इस गाइडलाइन को लागू करने से पहले? ऋषभ जी, 1908 के बाद आज रिफॉर्म आया, मैंने ऐसा नहीं कहा। उस समय के कुछ गाइडलाइंस थे जिनमें आज हमने कुछ गाइडलाइंस में रिफॉर्म्स किए। देखिए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा था कि भाई, आपको जो है ये रिफॉर्म जो है कुछ समय के लिए स्थगित करना है। सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सभी से आप विचार विमर्श कर लीजिए, सभी से आप उनके इनपुट्स ले लीजिए, उसके बाद जो भी करना है नए सत्र से करिए। ये उनके पत्र में लिखा गया है। अब मैं आपको, आप कह रहे हैं ना रिफॉर्म क्या किया गया, मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। एक उदाहरण मैंने दे दिया कि छत्तीसगढ़ में 10,000 स्लैब्स है, वहीं नोएडा में आप जानते हैं ऋषभ जी कितने स्लैब्स हैं? 80 स्लैब्स हैं। छत्तीसगढ़ में 10,000, नोएडा में 80, दिल्ली में 80, बैंगलोर में 60 स्लैब्स हैं। क्या वहां के बिल्डर्स कमा नहीं रहे हैं? क्या वहां के जो मिडिल क्लास हैं उन्हें नुकसान हो रहा है? तो क्या कारण था? देखिए, जब चीजें अव्यवहारिक हो गई थी, आज छत्तीसगढ़ में 13,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें मुख्यतः जो हमारे 26 लाख किसान हैं, उनके फायदे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे 26 लाख किसानों के वो स्टॉल हो गए, वो रुक गए थे। आने वाले समय में लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुक जाते। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं विरोधी हैं। हाँ, मगर आप रिफॉर्म में कुछ अव्यवहारिक चीजों में संशोधन चाहते हैं तो आपका वेलकम। निश्चित तौर पर यह विष्णुदेव साय जी की सरकार है। विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, माननीय ओपी चौधरी जी 10 दिन से कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इतना बड़ा रिफॉर्म है, संशोधन की गुंजाइश है। लेकिन इस रिफॉर्म से अगर हम फायदे की बात करें तो 1% किसानों को फायदा होगा, बाकी 99% जनता वो बोझ में दब जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं ऋषभ जी? एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं मेरे मोहल्ले का आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है? देखिए, मान लीजिए मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूं, एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे जैसे
छत्तीसगढ़ में 60 लाख नौकरी पेशा आदमी है ऋषभ जी, जिनके पास जीरो ब्लैक मनी है, जीरो ब्लैक मनी। आज अगर मैं मेरे मोहल्ले में एक प्लॉट खरीदने जाऊं 1000 स्क्वायर फीट का, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, 1000 स्क्वायर फीट का अगर मैं प्लॉट खरीदने जाऊं, गाइडलाइन रेट है 700 रुपए, मार्केट रेट है 3500 रुपए। तो मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी बगैर लोन के वो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद पाएगा? मेरे पास तो ब्लैक मनी है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री वैल्यू है 700 रुपए की, मार्केट वैल्यू है 3500 रुपए। तो 60 लाख लोगों का जो सपना घर खरीदने का जो चकनाचूर हो जाता था ना, क्योंकि उन्हें बैंक लोन नहीं मिलता था। वहीं मैं किसानों, 26 लाख किसानों की बात करता हूं। आज जो है 13,000 करोड़ के जो किसानों के इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं। क्यों बताऊं? क्योंकि जहां पर मैं आपको एक अरपा भैंसा झार का ही उदाहरण देता हूं। अरपा भैंसा झार का ये इरिगेशनल प्रोजेक्ट जो है, इसकी लागत थी 300 करोड़ की, मगर बनते बनते ये 850 करोड़ हो गया। क्यों? इन्हीं सब चीजों के कारण। जो लैंड एक्विजिशन 50 करोड़ में होना था वो 500 करोड़ में हुआ। 50 करोड़ का लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लूप होल्स थे। तो इनमें रिफॉर्म किया गया है और इन रिफॉर्म्स का कोई विरोध नहीं है ऋषभ जी, कोई भी विरोध नहीं है। विरोध कहां पर है? कुछ पैचेस में जो बृजमोहन जी ने, माननीय बृजमोहन जी ने अपने लेटर में भी बताया है, कुछ जगहों पर विरोध है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, वो अव्यवहारिक थी। माननीय ओपी चौधरी जी 10 दिन से कह रहे हैं उन पर रिफॉर्म किया जाएगा, तो उन पर कर दिया गया और हमें गर्व है, हम संवेदनशील हैं। इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आए हैं और वो आगे भी अगर जो भी चीजें अव्यवहारिक है उन पे संशोधन किया वात्सल्य जाएगा। जी, पहले कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जमीन की कुल लागत पर जो 30% वैल्यूएशन पर छूट दी जाती थी उसको तो बढ़ा दिया गया, 100% कर दिया गया, लेकिन 4% जो रजिस्ट्री चार्ज लगता था वो तो उसमें तो कमी नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि अब 100% पर 4% लगेगा और इसका बोझ जनता पर पड़ेगा और इसका बोझ ठीक ठीक डाउन पेमेंट पर भी पड़ेगा और इसका बोझ लोन पर भी पड़ेगा। तो ऋषभ जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, ये भी जो पॉइंट आपका ये 100% वैलिड है, कोई किसी ने भी इसे नकारा नहीं है। माननीय खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता को अगर कोई दिक्कत होती है तो हम खड़े हैं। 31 दिसंबर वापस से 100% से 70% पर आ रहे हैं। मैं कैसे बता सकता हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरी कमेटी बैठाई है, हर किसी से सुझाव लिए जा रहे हैं ऋषभ जी। और अगर 10,000 पॉइंट्स में रिफॉर्म किया गया है तो निश्चित तौर पर 10, 15, 50 ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जो अव्यवहारिक हैं, जिन पर वापस ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि बिजली बिल को लेकर भी देखिए आप लोग बोल रहे थे कि 20 पैसा ही बढ़ाया गया है और उसके बाद फिर चेंज हो जाते हैं, आप भी 100%, 100 यूनिट से 200 यूनिट पर आ जाते हैं। तो कहीं इस फैसले पर भी तो कहीं चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस से। शिल्पा जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। शिल्पा जी, ये जो पेचीदा स्थितियां बन रही हैं, वात्सल्य जी की पूरी बातें आप सुन रहे थे, कहीं कहीं लूप होल हैं, सरकार विचार कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस चीज को छोड़ दिया है पूरे तरीके से, जनता को घुटने के लिए और महंगाई के बोझ तले दबने के लिए छोड़ दिया। सरकार सोच रही है जो लूप होल्स हैं उनका हल ढूंढा जाएगा और उसके बाद वापस से कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। देखिए ऋषभ जी, सरकार विचार अभी कर रही है। सरकार को, जबकि उनका दायित्व था, सरकार की जिम्मेदारी थी, पूरे प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास जताया था, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि विचार करके ही फैसले लिए जाएं। उस समय उनका विचार कहाँ था? उस समय किस बात की हड़बड़ी थी? यही तो सवाल है ना। आज जनता आक्रोशित है, जनता खुद बोल रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें वात्सल्य जी कर रहे हैं, तो जनता का क्यों आक्रोश है भाई? ये बता दीजिए। कांग्रेस तो जनता की ही आवाज बुलंद कर रही है। आप हर एक क्षेत्र में देख लीजिए, कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कई जगह रेट जो है, जमीन के मूल्य जो है 5 से 9 गुना बढ़े हैं। ये जमीनों के रेट बढ़े हैं और इस पर भी वो तर्क दे रहे। ये उस समय भी तर्क देते थे जब बिजली बिल के रेट बढ़े थे, उस समय भी गलत तर्क देते थे। आखिरकार गलत साबित हुई ना, लास्ट में, अंत में तो उनका तर्क गलत साबित होता है। आज भी जो तर्क दे रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है, जनता की भलाई में नहीं है। जीएसटी के समय भी सूखी घास को हरा चश्मा लगाकर हरा हरा बताने की इन लोगों ने बहुत कोशिश की ऋषभ जी, बहुत कोशिश की, परंतु जनता जो जमीनी स्तर पर झेल रही है, जो समस्याएं देख रही है, कितना भी आप हरा चश्मा लगा लीजिए। चलिए ठीक है, जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष तो है। ये आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट, वात्सल्य जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए शिल्पा जी, जनता की बात कर रहे थे, तो उसी जनता में
मैं बता रहा हूँ 60 लाख कर्मचारी भी आते हैं जिनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है शिल्पा जी, उनके भी तरफ से थोड़ा सा आप बात कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ऋषभ जी, शिल्पा जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, दीदी अपनी पारी में बोलिए, जनता का समय बर्बाद मत करिए, जनता का समय बर्बाद मत करिए। मैं आपकी पारी में शांत था, आप कृपया करके आप जनता का समय बर्बाद करिए। ऋषभ जी ने कृपया करके शांत करवाइए। शिल्पा जी सुनते हैं, लास्ट कमेंट है, समय मेरे पास सीमित है, वात्सल्य जी। मैं तो आपको दीदी कह रहा हूं, शिल्पा जी समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, वात्सल्य जी अपनी बात रखिए जल्दी से, 2 सेकंड में अपनी बात रखिए। जब कभी भी 2 मिनट में अपनी बात रखिए। बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं 20 सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं, जब कभी भी देश में बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, 91 में नरसिंह राव जी ने भी एक बहुत बड़ा उदारीकरण का रिफॉर्म लाया था। उस समय माननीय सोनिया गांधी जी खुद उनके सबसे ज्यादा अगेंस्ट थी, और नरसिंह राव जी को भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े थे, पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद ही आज हम सभी गर्व से कहते हैं कि 91 में कांग्रेस की सरकार ने उदारीकरण किया। वैसे ही ये भी होगा, देश का कोई भी बड़ा अगर आप रिफॉर्म करते हैं, थोड़े बैकलैश होते हैं। ये बहुत बड़ा जमीनी रिफॉर्म है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसमें ये जो गाइडलाइन रेट है, ये तो ठीक है। चलिए, रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर लूप होल्स दिखाई देते हैं, और अगर उसका विरोध होता है तो सरकार को सोचना होगा। वात्सल्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे गाइडलाइन के यूटर्न की, जिस पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है, लेकिन ये जो यूटर्न या यूं कहिए इन बिंदुओं पर विचार करने को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, ये कब तक चलेगी ये देखना होगा। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।